हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ एमसीक्यूज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल का कल्चर का हमें यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में है ए हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, बी द फिजिकल ऑफिस लेआउट, सी शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज़ अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, या डी द स्ट्रक्चर ऑफ द टीम। देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है ना वो लिंक्ड हैं शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज़। एम्प्लॉयज़ की क्या वैल्यूज़ हैं, है ना, उनका बिहेवियर कैसा है आपस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में और बाहर के लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में। तो यहाँ पे आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। Let's move on to the next question. The next question is which theory suggests that employees are motivated by the desire to fulfill a hierarchy of needs from basic survival to self actualization। तो ये किसने बोली थी, ये थियोरी के बारे में किसने बताया था कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स से, जहाँ पर हम लोग बेसिक सर्वाइवल से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में है हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थियोरी, मैकग्रेगर्स थियोरी एक्स एंड वाई, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, या व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियोरी। तो यहाँ पर ये बात करी थी मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स ने, मिस्टर मास्लो ने इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की है। सो हियर मास्लो सजेस्ट दैट्स द इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाई प्रोग्रेशन ऑफ नीड्स, है ना। तो ये स्टार्ट होता है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड से और ये एंड होता है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक। आप यहाँ पर एक पिरामिड देख सकते हैं जो मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे नीचे जो है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, है ना। उसके बाद आपकी आती है सेफ्टी, फिर आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, और फिर आती है आपकी एस्टीम, और एंड में आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। Now the question is, according to Herzberg's two-factor theory, which of the following factors contributes to job dissatisfaction? देखो हर्जबर्ग्स ने टू फैक्टर्स थियोरी दी है जिसमें मोटिवेशन फैक्टर्स है और दूसरे हैं हाइजीन फैक्टर्स। तो हमें बताना है कि जॉब डिससेटिस्फैक्शन में जो नीचे दिए गए फैक्टर्स हैं उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहता है जहाँ से जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो जाती है एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए अचीवमेंट, बी रिकॉग्निशन, सी वर्किंग कंडीशंस, और डी एडवांसमेंट। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि टू फैक्टर्स है, अगर पुअर हाइजीन फैक्टर्स है तो आपका जो मोटिवेशन है वो क्या होगा, एम्प्लॉय का डिक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स है तो यहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन एकदम हायर रहेगा। यहाँ पर दोनों फैक्टर्स के मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में दे दिए हैं। जैसे हाइजीन फैक्टर्स में आपका आएगा रिलेशनशिप विथ पीयर्स, कंपनी पॉलिसीज, फिजिकल वर्क स्पेस, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी, सुपरविजन। अगर आपके हाइजीन फैक्टर्स पुअर हैं तो आपका जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। और दूसरी तरफ है मोटिवेशन फैक्टर्स, जिसमें है इनको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोलते हैं, जिसमें आएगा अचीवमेंट, रिकग्निशन, वर्क, जॉब एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो इससे आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे आंसर वुड बी वर्किंग कंडीशंस, ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In McGregor's theory X, which assumption is made about employees? McGregor's ने दो थियोरी दी है, थियोरी X एंड थियोरी Y। तो इसमें हमें बताना है कि जो X के अंडर आते हैं वो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या उसने एजम्पशन दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड रिक्वायर मिनिमल सुपरविजन, बी दे प्रिफर टू वर्क ऑटोनॉमसली, सी दे आर नेचुरली लेजी एंड नीड टू बी क्लोजली सुपरवाइज्ड, एंड डी दे आर मोटिवेटेड बाय पर्सनल ग्रोथ। देखो तो यहाँ पर मैकग्रेगर्स ने जो थियोरी दी है उसमें एक्स और वाई एम्प्लॉयज़ हैं। तो जो एक्स है ना वो कैसे कैटेगरी में आते हैं, जो लोग लेज़ी होते हैं, है ना, नेचुरली दे आर लेज़ी, जिनको क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत होती है, कंट्रोल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र हमें ज़रूरी है, तब जाके वो काम करेंगे। बल्कि जो थियोरी वाई के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग कैसे रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उनको ज़्यादा सुपरविजन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो इंटरनली ही मोटिवेटेड रहते हैं और प्लस वो लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा से अच्छा अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आंसर वुड बी सी, थियोरी एक्स में ऐसे लोग हैं दे आर नेचुरली लेजी एंड नीड टू बी क्लोजली सुपरवाइज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द आंसर।
Now, the question is which of the following is not one of the big five personality traits? तो यहाँ पे ऑप्शंस में है A conscientiousness, B openness to experience, C self esteem या D neuroticism। तो यहाँ पर जो बिग फाइव पर्सनालिटी का ट्रेट नहीं है दैट इज़ सेल्फ एस्टीम। यहाँ पर आपको इस फिगर से समझ में आ रहा होगा कि कौन से फाइव हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जिसमें आएगा ओपननेस टू एक्सपीरियंस, न्यूरोटिसिज्म, कॉन्सेंशियसनेस, एक्सट्रावर्जन एंड अग्रीएबलनेस। ये सारे हमारे बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। दिए गए ऑप्शंस में से जो नहीं है वो है ऑप्शन सी सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम जो है वो सेल्फ कंसेप्ट में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे सी आएगा आंसर। Let's move on to the next question. The question is what does emotional intelligence refer to in the context of organizational behavior? Emotional intelligence क्या होता है? देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस वो होता है जहाँ पर हम लोग अपने इमोशंस को समझ सके, मैनेज कर सके, रेगुलेट कर सके, और अपने साथ साथ हम लोग सामने वाला जो बंदा है, सामने वाले पर्सन के भी इमोशंस को समझ सके, है ना, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जो है वो बोलता है द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को भी रेगुलेट करो और साथ में समझो सामने वाले के, दूसरों के इमोशंस को भी, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप स्किल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लीडरशिप में, और साथ में ये इंटरपर्सनल रिलेशंस भी बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। So now let's move on to the next question. Which of the following leadership styles is characterized by a leader who makes decisions unilaterally and expects subordinates to comply without input? यहाँ पे हम लोगों को लीडरशिप स्टाइल्स दी गई हैं ऑप्शंस में, हमें बताना है कि कौन सी स्टाइल में ये होता है कि जो लीडर है वो खुद अपने डिसीजंस लेता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस होते हैं उसके, और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं या फॉलोअर्स हैं वो उस डिसीजन को बिना कोई अपना इनपुट दिए फॉलो करें। तो ऐसी कौन सी लीडरशिप स्टाइल है? तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, बी लेसेस फेयर लीडरशिप, सी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या डी डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो यहाँ पे जहाँ पे लीडर खुद अपने डिसीजंस लेता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, और एक्सपेक्ट करता है अपने फॉलोअर्स को सिर्फ उसको फॉलो करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। Now the question is which type of power is based on the ability of a manager to provide rewards or incentives? ऐसी कौन सी पावर है जहाँ पर मैनेजर को एक एबिलिटी होती है या फिर एक पावर होती है कि जहाँ पर वो रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है कोअर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर, रिवॉर्ड पावर या रेफरेंट पावर। तो यहाँ पे आंसर होगा रिवॉर्ड पावर, ठीक है। रिवॉर्ड पावर में जो मैनेजर है वो इंसेंटिव्स दे सकता है, रिवॉर्ड्स दे सकता है, कुछ हाइक देना हो, रेजेस देनी हो, वो सारी चीज़ें उसकी एबिलिटी में होती हैं, ठीक है। और इससे वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो भी बिहेवियर है एम्प्लॉय का वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से पॉजिटिव रहे और वो अपना अच्छा से अच्छा आउटपुट देता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी रिवॉर्ड पावर। Now the question is, according to the concept of groupthink, which of the following is most likely to happen? groupthink में हमको बताना है कि कंसेप्ट के हिसाब से कौन सी चीज़ फिट हो रही है जो ऑप्शंस में दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इंक्रीज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी विद इन टीम्स, बी है अ टेंडेंसी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रायोरिटाइज कॉन्सेंसस ओवर मेकिंग द बेस्ट डिसीजन, सी है अ फोकस ऑन इंडिविजुअल गोल्स रेदर देन टीम गोल्स, या डी है ग्रुप मेंबर्स एक्ट एज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स। तो देखो यहाँ पर ग्रुप थिंक में क्या होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। यहाँ पे क्या होता है कि अ टेंडेंसी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रायोरिटाइज कॉन्सेंसस ओवर मेकिंग द बेस्ट डिसीजन। प्रायोरिटाइज कॉन्सेंसस मतलब कि सारे जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सारे एक ही डिसीजन के ऊपर अपनी अप्रूवल देंगे कि हाँ जी हम इस चीज़ के साथ सहमत हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं उस चीज़ को ग्रुप
thing. Now the next question is, in which stage of Tuckman's model of group development do team members begin to trust one another and establish roles and norms? तो टकमैन्स मॉडल ऑफ जो ग्रुप डेवलपमेंट है उसमें टीम कब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगी और रोल्स और नॉर्म्स का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर होता है. तो ये आएगा कौन सा स्टेज? ऑप्शन ए फॉर्मिंग, बी स्टॉर्मिंग, सी नॉर्मिंग या डी परफॉर्मिंग. तो यहाँ पे आएगा आंसर सी नॉर्मिंग स्टेज. नॉर्मिंग स्टेज में होगा जहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, कोहेसिवली वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ में, आपस में उनके एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप्ड हो जाता है ना, एक कोलैबोरेटिवली वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये जो नॉर्मिंग स्टेज है ये स्टॉर्मिंग के बाद आता है. जो स्टॉर्मिंग में थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं. तो आफ्टर कन्फ्लिक्ट्स जो ग्रुप कोहेसिवनेस है, जो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ जाती है नॉर्मिंग स्टेज में. तो यहाँ पे आंसर होगा नॉर्मिंग. Now the question is, which of the following is an example of positive reinforcement in an organization? हमें positive reinforcement का example बताना है दिए गए options में से. तो यहाँ पर A है ignoring an employee's request for time off. B is giving an employee a bonus for completing a project ahead of schedule. C reprimanding an employee for being late of work. D reducing an employee's workload due to poor performance. तो यहाँ पर positive reinforcement किस चीज़ से मिलेगा? देखो, एक एम्प्लॉय को अगर इग्नोर करोगे, उसकी टाइम ऑफ की रिक्वेस्ट है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो उससे तो वो और डीमोटिवेट होगा एम्प्लॉय, है ना. तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है. वो हम लोग किस चीज़ से दे सकते हैं? तो यहाँ पर आएगा आंसर बी. जब हम लोग एम्प्लॉय को बोनस देते हैं, जब उसने कोई भी एक प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है अपने दिए गए टाइम से पहले, है ना. तो इस चीज़ में उसको क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और जिससे वो अपने फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स होंगे या फ्यूचर जो भी वो काम करेगा उसको जल्दी से जल्दी और अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी. Now the question is, which of the following is not considered a key element of organizational culture? यहाँ हमें बताना है कौन सा organizational culture का key element नहीं consider किया जाता है. तो options में है A shared values, B formal job descriptions, C beliefs and norms, और D rituals and ceremonies. तो देखो, organizational culture में formal job descriptions थोड़ी ना होगा, तो यहाँ पर बी को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. अगर यहाँ पे पूछा है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट बताओ कोई, है ना, तो फॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ठीक है. तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आएंगे वो होंगे शायद वैल्यूज़, बिलीव्स एंड नॉर्म्स, रिचुअल, सेरेमनीज, जिससे क्या होता है, एक एम्प्लॉय का बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आता है, ग्रोथ होता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो नहीं है एलिमेंट वो है बी. Now the question is, in Maslow's hierarchy of needs, which need is at the top of the pyramid? हमने पीछे पिरामिड देखा था, है ना, पीछे भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, हमें पता है ये कौन सी नीड टॉप पे है. तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए सेफ्टी नीड्स, बी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सी एस्टीम नीड्स या डी फिजियोलॉजिकल नीड्स. तो सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं और सबसे टॉप पे आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर. Now the question is, what is the primary focus of equity theory in organizational behavior? तो यहाँ पे हमें बताना है कि equity theory का primary focus क्या है OB में. तो यहाँ पे options में है A the relationship between job satisfaction and performance, B the comparison of employees input and output with others, C the rewards given for positive behavior, या D the adjustment of workload based on employee capabilities. तो equity theory में क्या होता है? equity थियरी में हम लोग कंपैरिजन करते हैं एम्प्लॉयज़ के इनपुट का, है ना, कि उसने कितना इनपुट डाला है और उसका क्या आउटपुट आया है ना. तो हम लोग एक दूसरे के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने इतने टाइम में इतना आउटपुट दिया, ठीक है. तो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ ने कितना आउटपुट दिया है, फिर कितने रिवॉर्ड्स मिले हैं, कितने रिकग्निशंस मिले हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इक्विटी थियोरी. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी.
द क्वेश्चन इज़ व्हाट डज ग्रुप थिंक रिफर्स टू इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ग्रुप थिंक के रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक और क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ओबी के हिसाब से ग्रुप थिंक क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें से यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, द टेंडेंसी फॉर अ ग्रुप टू मेक डिसीजंस दैट प्रायोरिटाइज हार्मनी ओवर क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ग्रुप थिंक में क्या होता है कि जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं ना, वो लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं जहाँ पर सब लोग उस डिसीजन पे अग्री कर जाते हैं, ठीक है। उनके पास ऑप्शंस होते हैं और भी इनपुट्स देने के लिए लोग बैठे हैं, बट वो लोग नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई शांति से निपट जाए ये चीज़ और हम लोगों को ज़्यादा कलेश कला नहीं करनी है। इस वजह से कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो डिसीजन लिया जाता है ग्रुप थिंक के थ्रू वो सही नहीं होता है, वो उनको और डेंजर में डाल देता है ना, क्योंकि उस पर क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं किया जाता है, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है, सब लोग बस एक डिसीजन में अग्री कर जाते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप थिंक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ग्रुप थिंक के साथ जा रहा है, द टेंडेंसी फॉर अ ग्रुप टू मेक डिसीजंस दैट प्रायोरिटाइज हार्मनी। वो हार्मनी को प्रायोरिटाइज देते हैं कि भाई शांति बनाए रखो, और क्रिटिकल इवैल्यूएशन बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं टू अवॉइड एनी झगड़ा, है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी।